आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में जितनी ज्यादा मेहनत लगाते हैं, वो उतना ही मेसी होता चला जाता है। सुनने में बेतुका लगता है ना, लेकिन ईमानदारी से अपने आसपास नजर दौड़ाइए तो शायद ये बात उतनी गलत नहीं लगेगी जितनी पहले लगी। कोई भी घर एक रात में बिखरता नहीं, ये धीरे धीरे होता है। किसी एक दिन आप उठते हैं, कमरे पर नजर डालते हैं और कुछ भारी सा महसूस होता है, तो आप उस निशान का पीछा करते हैं। डेस्क पर इधर उधर घूमते 3 कॉफी मग, नाइट स्टैंड पर उलझे हुए फोन चार्जर्स का ढेर, एक शॉपिंग बैग जिसे खोलने की आपने कसम खाई थी अब भी दरवाजे के पास पड़ा है, किचन काउंटर पर चुपचाप बढ़ता जा रहा डाक का ढेर। इनमें से किसी ने भी अलार्म नहीं बजाया। हर एक चीज अपने आप में बिल्कुल जायज थी, लेकिन दिनों और हफ्तों में जमा होकर पूरा घर एक ऐसी टू डू लिस्ट बन जाता है जो किसी ने लिखी ही नहीं। हर एक नजर आपके दिमाग में एक और खामोश रिमाइंडर डाल देती है, इसे संभालो, वो रख दो, उसके बारे में फैसला करो। और इसी तरह आप कमरे के बीचों बीच खड़े खड़े ही थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि किया कुछ भी नहीं होता। और यहाँ रुककर सोचने वाली बात है, हम अपने घरों को समझते हैं कि वो चीजों से भरे हुए हैं। असल में वो अक्सर उन फैसलों से भरे होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसके बोझ की ओर इशारा करते हैं। विजुअल क्लटर सिर्फ जगह नहीं भरता, ये आपके दिमाग को लगातार वो शोर छानने पर मजबूर करता है जिससे निपटने के लिए उसने कभी हामी नहीं भरी थी। यहीं पर जापान एक अलग रास्ते पर मुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां लोगों के पास ज्यादा फुर्सत के घंटे हैं, सबके पास वही 24 घंटे हैं। टोक्यो में दुनिया के कुछ सबसे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, स्टोरेज कम, काम के घंटे लंबे। फिर भी किसी जापानी घर में कदम रखिए और सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है, वो आमतौर पर ये नहीं कि वो कितना साफ सुथरा है, बल्कि ये कि वो कितना ठहरा हुआ लगता है। उस सुकून का महंगे डिब्बों या किसी कैटलॉग जैसी शेल्फ सजावट से कोई लेना देना नहीं है। असल में जो चीज पूरा खेल चला रही है, वो हर चीज के नीचे चुपचाप काम करता एक सिस्टम है। हम में से ज्यादातर लोग तभी हरकत में आते हैं जब मैस पहले से ही सामने घूर रहा होता है। जापानी सोच इसे शुरुआत में ही संभाल लेती है। आदतें ऐसी बनाई जाती हैं कि क्लटर को जड़ जमाने का मौका ही मुश्किल से मिले। मेहनत ढेर को साफ करने में नहीं, बल्कि उसे बनने से रोकने में लगती है। तो यहाँ ऐसी ही 5 आदतें हैं, किसी चमकते घर के शॉर्टकट नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतें जो घर को हर दिन थोड़ा हल्का और चुपचाप थोड़ा ज्यादा सुकून वाला बना देती हैं। एक, ऑब्जेक्ट का सफर वहीं खत्म करना। वन टच रूल शुरुआत, एक ऐसी गलती से जो हम में से लगभग सभी बिना ध्यान दिए करते हैं। हम अपनी चीजें दरअसल गुम नहीं करते, हम बस उन्हें भटकने के लिए भेज देते हैं। अपनी शाम की कल्पना कीजिए, काम से घर आकर आप अपना वॉलेट निकालते हैं और डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। बाद में कपड़े बदलते वक्त उसे बेडरूम ले जाते हैं और वो ड्रेसिंग टेबल पर जा टिकता है। अगली सुबह आप दरवाजे पर खड़े होकर हवा से पूछ रहे होते हैं कि आपका वॉलेट कहाँ गया। वो कभी गुम हुआ ही नहीं था, उसने बस सफर करता रहा, और उस रास्ते का हर पड़ाव चुपचाप कल वाले आपके लिए एक काम बन गया। इसका इलाज लगभग बहुत ही आसान है। जब किसी चीज का काम खत्म हो जाए, उसका सफर भी वहीं खत्म हो जाए। इस्तेमाल करो, वापस रखो, बस। कोई बीच का ठहराव नहीं। असल में किसी चीज को उठाना और उसे पूरी तरह वापस रखना दो के बजाय एक ही मूवमेंट बन जाता है। पहले हफ्ते ये सुस्त सा लगता है, फिर कुछ हफ्तों बाद आप खुद को कम साफ सफाई करते हुए पाते हैं, जबकि घर किसी तरह ज्यादा साफ सुथरा दिखता है, क्योंकि मेज को जमा होने का मौका ही नहीं मिलता। दो, हर चीज को एक पक्का पता दो, एक झटपट टेस्ट। बिना हिले डुले अपने टीवी रिमोट की कल्पना कीजिए। क्या आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है? या फिर एक साथ 3 संदिग्ध उभर कर आ जाते हैं, सोफा, बेडरूम, किचन काउंटर। अब एक घर की कल्पना कीजिए जहां डिनर की तैयारी चल रही है, चाकू के नीचे सब्जियां, एक बच्चा होमवर्क से जूझ रहा है और फिर भी कोई नहीं चिल्ला रहा। कैंची कहाँ है या टेप किसके पास थी? इसलिए नहीं कि उनकी याददाश्त कोई गजब की है, बल्कि इसलिए कि याद रखने को कुछ है ही नहीं। हर चीज का पहले से एक घर है। जब जगह तय हो जाए तो ढूंढना बस गायब हो जाता है। हम में से बहुत लोग मान लेते हैं कि हल है और ज्यादा कैबिनेट और ज्यादा डिब्बे, लेकिन असल कमी आमतौर पर स्टोरेज की नहीं होती। असली खाली जगह पहचान की है।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें पता ही नहीं कि उनका ठिकाना कहाँ है। और जिस चीज का कोई घर नहीं होता, वो पूरे घर को ही अपना घर मान लेती है। आज काउंटर, कल नाइट स्टैंड। ये नियम आम आदत को उलट देता है। ये याद रखने की कोशिश मत करो कि तुमने कोई चीज कहाँ रखी थी, बल्कि एक ऐसी जगह तय करो जहां वो हमेशा वापस आती हो। अपने दिमाग को 100 छोटी छोटी जगह याद रखने के बोझ से आजाद कर दो, और वो उन चीजों की ओर भटकने लगता है जो सच में मायने रखती हैं। पूरे घर को आज रात ही फतेह करने की जरूरत नहीं। एक कैटेगरी चुनिए, केबल्स, दवाइयाँ, रिमोट, दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग, और उस पूरे ग्रुप को एक पक्का पता दे दीजिए। आप चीजें कम ढूंढेंगे, और कमरा सिर्फ ज्यादा साफ सुथरा नहीं, बल्कि किसी तरह ज्यादा हल्का महसूस होगा। 3, मोटा इनाई। फेंकने से ज्यादा इज्जत देना एक शब्द है जो इस पूरी सोच को टिकाए रखता है। मोटा इनाई पहली बार पढ़ने में लगता है जैसे इसका मतलब है कम चीजें रखो, मिनिमलिज्म का कोई रिश्तेदार। लेकिन इसकी असली भावना अलग है। किसी भी चीज की कीमत को बर्बाद मत होने दो। पेच ये है कि जो चीजें हम बाद के लिए संभाल कर रख देते हैं, वो सिर्फ मौजूद रहकर ही हमें हर दिन चुपचाप थोड़ा थोड़ा थकाती रहती हैं। एक आम किचन ड्रॉअर खोलिए, कुछ खुले हुए मसाले के पैकेट, पिछली ग्रोसरी वाले प्लास्टिक बैग्स, 2-4 लगभग खाली सॉस की बोतलें, और वो डिब्बा जिसका ढक्कन बरसों पहले खो चुका है। इसमें से आधी चीजें हम इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि फैसला करना टालने से ज्यादा मुश्किल है। रहने दो, शायद कभी काम आ जाए। लेकिन सिर्फ ड्रॉअर ही नहीं भरता, आपका ध्यान भी भरता जाता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ शेल्फ की जगह नहीं खाते, वो आपके दिमाग में आकर बिना किराए के रहने लगते हैं। जापानी घर इस सवाल को उल्टा कर देते हैं। हर ऑब्जेक्ट से पूछा जाता है, जो जिंदगी मैं सच में अभी जी रहा हूं, उसमें क्या तुम्हारा कोई मकसद है? अगर ईमानदार जवाब ना हो तो उसे किसी और को दे दिया जाता है, रिसाइकल कर दिया जाता है, या थोड़ी कृतज्ञता के साथ छोड़ दिया जाता है। ये चीजें फेंकना नहीं है, ये उनकी कीमत को कहीं और काम आने देना है। तो आसपास कम चीजें रहती हैं, लेकिन हर एक अपनी जगह की हकदार होती है। और जो घर सिर्फ मायने रखने वाली चीजें अपने पास रखता है, वहां अगला कदम कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। हर चीज को वो पक्का पता देना। 4, जैनकान। दो दुनियाओं के बीच का स्विच जब ऑब्जेक्ट्स भटकना बंद कर देते हैं, तो जापानी एक कम जाहिर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। घर पहुंचने के उस पल को आपने ये महसूस किया होगा, आप घर आ चुके होते हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं आया होता। शरीर सोफे पर होता है, पर मन अब भी किसी मीटिंग में या किसी आधे पड़े मैसेज में अटका होता है। यही वजह है कि एकदम साफ सुथरा कमरा भी बेचैन सा महसूस हो सकता है। लगभग हर पारंपरिक जापानी घर के दरवाजे पर एक छोटी सी दहलीज जैसी जगह होती है, जेनकान। इसे सिर्फ जूते उतारने की जगह समझकर नजरअंदाज करना आसान है। ये उससे ज्यादा एक रिसेट बटन जैसा है। कोई ईमेल्स और डेडलाइंस के बेरहम दिन के बाद अंदर कदम रखता है, और सबसे पहला काम जो करता है वो है जूते उतारना। लेकिन ये सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं लगता। ये एक खामोश संदेश होता है। काम वाला मोड बंद, घर वाला मोड चालू। अब इसकी तुलना उससे कीजिए कि हम में से बहुत लोग कैसे अंदर आते हैं। हाथ से चिपका हुआ फोन, कोई कॉल पर, टीवी ऑन करते हुए, किसी पार्सल के लिए साइन करते हुए, और जूते कहीं तीसरे चौथे काम के आसपास उतरते हैं। शरीर अंदर आ जाता है, मन अब भी बाहर सड़क पर ही रहता है। कभी कभी घर साफ इसलिए नहीं लगता कि आपने जूते उतार दिए, बल्कि इसलिए कि आपने अपना तनाव उतार दिया। अच्छी बात यह है कि जनकान किसी नक्शे से ज्यादा एक सोच है। आपके घर में कोई खास एंट्रेंस नहीं है, कोई बात नहीं, उस एहसास को बनाया जा सकता है। दरवाजे के पास एक साफ मैट, जूतों के लिए एक रैक, एक छोटी टोकरी जहां चाबियां और चश्मा हर बार लौट कर आए, और सबसे जरूरी चीज, अंदर कदम रखने से पहले सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव। एक गहरी सांस, जूते उतारे, फोन जेब में, फिर घर। इतना सा रिचुअल पूरे दिन और बाकी आपके बीच एक अनदेखी लकीर खींच देता है। और जब घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक मानसिक सुरक्षित जगह बनने लगता है, तो सुकून अपने आप महसूस होने लगता है। 5, माइक्रो क्लीनिंग। इवेंट नहीं, एक मिथक है कि जापानी घर इसलिए साफ रहते हैं क्योंकि लोग ज्यादा रगड़ रगड़ कर सफाई करते हैं। सच इसके ज्यादा करीब है।
वो घर को इतनी खाली मोहलत देते ही नहीं कि वो गंदा हो सके। हम में से ज्यादातर लोग सफाई को एक मौका बना देते हैं। इस संडे पूरा घर करूंगा। फिर संडे आता है किसी मेहमान के साथ, किसी काम के साथ, या बस थकान के साथ, और वो अगले वीकेंड पर खिसक जाता है। और सफाई धीरे धीरे एक काम से बढ़कर एक डर बन जाती है। लय वाला तरीका इस मौके को पूरी तरह घोल देता है। नाश्ता खत्म, टेबल 20 सेकंड में पहुंचती, सिंक में पानी के छींटे उसी तौलिए से साफ जो पहले से हाथ में था, स्टोव पर ठंडा होने से पहले एक झटपट पोंछा, कपड़े मोड़कर सीधे वार्डरोब में कुर्सी वाला चक्कर लगाए बिना। अलग अलग देखें तो हर काम बेकार सा लगता है, लेकिन असल बात यही है, वो किसी नतीजे को नहीं दोहराते, वो एक दिशा को दोहराते हैं। दिन के 30 सेकंड आगे चलकर घंटे बचा देते हैं। आपकी रहने की जगह के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह छोटे छोटे जमा होते हुए कुछ बड़े में बदल जाते हैं। और सच कहें तो ये सफाई से ज्यादा पहचान के बारे में है। सुबह सुबह ये बहस नहीं होती कि आज मोटिवेशन आया या नहीं, सिस्टम बस चलता रहता है। यही वजह है कि ये घर परफेक्ट नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं। जिंदगी में भी यही बात है। सबसे बड़ा फर्क परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी लाती है। ये सब मिलकर क्या बनता है, गौर से देखिए तो ये कभी 5 अलग अलग टिप्स थे ही नहीं, ये एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। और सबसे बड़ा सबक इन पांचों से भी ऊपर बैठा है। हम फटाक से क्लटर का दोष शॉपिंग पर मढ़ देते हैं, लेकिन क्लटर खरीदने से कम और टालने से ज्यादा पैदा होता है। इस डिब्बे को बाद में देखूंगा, उसे कल मोड़ लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। घर ऑब्जेक्ट्स स्टोर करना नहीं, बल्कि अनफिनिश्ड फैसले स्टोर करना शुरू कर देता है। यही असली वजह है कि जापानी घर अंदर कदम रखते ही सुकून भरा लगता है। रोजाना की आदतें सजावट से भी पहले डिजाइन कर ली गई थी। इसके लिए ना किसी महंगे ऑर्गेनाइजर की जरूरत है, ना बड़े घर की, बस एक बेहतर सिस्टम की। तो आज रात हर चीज को उलट पुलट करने की जरूरत नहीं। एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और उसे पूरा हफ्ता दीजिए। एक हफ्ते बाद शायद घर उतना नहीं बदला होगा जितना आप खुद बदल चुके होंगे। क्योंकि सुकून बेहतर फर्नीचर से नहीं आता, और ना ही ज्यादा जगह से। ये उन छोटी आदतों से बनता है जो क्लटर को थोड़ी कम और सुकून को थोड़ी ज्यादा जगह देती हैं हर दिन। सुकून वो चीज नहीं जिसे आप सजाकर घर में लाते हैं, ये वो चीज है जिसे आप अपनी रोज की आदतों में गढ़ते हैं।